तो यहाँ पर आपको आ जाएगा बेसिक सैलरी आ जाएगा आपका 16,000 इंटू 12, कितना आएगा 1,92,000। फिर उसके बाद आपको डियरनेस अलाउंस डी आ जाएगा 4,000 इंटू 12, 48,000। फिर उसके बाद बोनस 16,000, 16,000। फिर उसके बाद दिया है आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस 1,000 इंटू 12, 12,000। और कोई अलाउंस नहीं है, सीधा आप निकालेंगे रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस निकालने के लिए आपको सैलरी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सैलरी का आ जाएगा आपका 1,92,000 का बेसिक सैलरी, है ना, प्लस आपका डी एंड टर्म्स एम्प्लॉयमेंट है इसलिए 48,000, प्लस आपका बोनस 16,000 और प्लस इंटरटेनमेंट अलाउंस का 12,000, 2,68,000। तो यहाँ पर आपको 2,68,000 का 10% ले लोगे, सॉरी 15% ऑफ सैलरी, 40,200 प्लस 10% ऑफ फर्नीचर 2,000। तो ये टोटल हो जाएगा 42,200, है ना। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन कितना दिया है क्वेश्चन में 30,000। एम्प्लॉय की कंट्रीब्यूशन से तो कोई मतलब नहीं है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन से मतलब है। तो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन 30,000 रुपये का है। और उसके लिए आपका जो सैलरी आएगा आरपीएफ के लिए, यहाँ पर सैलरी में आ जाएगा आपका सिर्फ बेसिक सैलरी 1,92,000 प्लस डीए का 48,000, उसमें कमीशन बोनस इंक्लूड नहीं होगा। उसमें आपका कमीशन बोनस इंक्लूड नहीं होगा। तो वहां पर दोनों को ऐड कर दोगे 2,40,000 आ जाएगा। और 2,40,000 का आप ले लोगे 12%। तो 2,40,000 का 12%, 28,800। तो 1,200 रुपये आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1,200 रुपये टैक्सेबल। फिर इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ एग्जेम्प्ट, क्योंकि 9.5% है तो 9.5% आपका एग्जेम्प्ट होता है। फिर उसके बाद आपको दिया है कार की फैसिलिटी, और कार जो है वो कौन सा कार है, स्मॉल कार है, लार्ज है, लार्ज कार है। और उसको ड्राइवर सहित फैसिलिटी मिली है, ड्राइवर है क्या है। तो इसका मतलब लार्ज कार है और पूरा खर्चा कंपनी बेयर कर रहा है। तो कार आपका जो लगेगा वो कार फैसिलिटी में आपका लार्ज कार है इसलिए 2,400 पर मंथ आएगा, और प्लस ड्राइवर का 900 पर मंथ आ जाएगा। तो टोटल मिला के 33,100 इंटू 12, 39,600। तो 39,600 कार हो जाएगा। टोटल कर देंगे तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। $3,51,000 आपका ग्रॉस सैलरी, और उसमें -50,000 कर दो डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका आ जाएगा 50,000। तो आपका टैक्सेबल सैलरी हो जाएगा 3,01,000। आंसर आपका टैक्सेबल सैलरी 3,01,000। तो अर्जुन दास जो है वो काम करते हैं किसी भद्रा कंपनी में, वहां उसका बेसिक सैलरी दिया हुआ है। बेसिक सैलरी आपको दिया है 24,000 इंटू 12,
तो 24,000 इंटू 12 कितना आएगा है 2,88,000। उसका डीए बोलता है 50% रहेगा, तो 2,88,000 का 50% ले लो तो 1,44,000 उसका डीए हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको बोलता है कि he contribute 14% of his salary to retirement provident fund and equal contribute by the employer। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई दोनों जो है वो 14% कंट्रीब्यूट करते हैं और 12% तक एग्जेम्प्ट होता है, इसलिए 2% टैक्सेबल होता है। इसलिए यहाँ पर आपको जो है कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ, तो उसमें बेसिक सैलरी 2,88,000 और डीए है क्या इसमें अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट? डीए तो लिखा है लेकिन अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट कहीं पर भी मेंशन नहीं है, इसलिए सिर्फ डीए बेसिक सैलरी बस को लेंगे और बेसिक सैलरी का आप सीधा 2% आप कैलकुलेट कर लीजिए। 2,88,000 5,760। उसके बाद आपका आता है इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। अब यहाँ पर देखोगे बोलता है उसके प्रोविडेंट फंड में टोटल 2 लाख रुपए जमा है और 2 लाख में उसको जो इंटरेस्ट मिला है वो 19,000 है। अब आपको ये चेक करना पड़ेगा कि 19,000 रुपये 9.5% से ज़्यादा है कि 9.5% से कम है, क्योंकि अगर 9.5% से ज़्यादा रहेगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, उससे कम रहेगा तो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए परसेंट निकालने के लिए क्या करोगे आप, यही निकाल देते हैं। 19,000 आपका इंटरेस्ट है इंटू डिवाइडेड बाई 2 लाख इंटू 100, तो निकालोगे तो 9.5% ही आएगा। इसका मतलब ये पूरा एग्जेम्प्ट हो गया। क्वेश्चन में दिया है 2 लाख रुपए क्रेडिट है उसके अकाउंट में, मतलब 2 लाख रुपए उसके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में बैलेंस है और उस पर उनको 19,000 रुपए का इंटरेस्ट मिला है। अभी तक के क्वेश्चन में क्या होता था, डायरेक्ट मेंशन होता था 9.5% इंटरेस्ट मिलता है। अब यहाँ मेंशन नहीं किया कि 9.5% है, यहाँ पर बता दिया कि टोटल अमाउंट 2 लाख है और उसका इंटरेस्ट 19,000 है। अब आप चेक करिए कि 9.5% है कि नहीं है, या सीधा 2 लाख रुपए का 9.5% निकालोगे तो आपका 19,000 रुपये आ जाएगा। इसका मतलब ये पूरा का पूरा फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा, उतना उतना टैक्सेबल हो जाता है, हाँ, है ना। तो मान लो कि आप कोई अमाउंट होगा 3 लाख रुपए, 3 लाख का आप निकाल दिए 19.5%, तो अमाउंट ज़्यादा आएगा, तो उसको माइनस करके जो डिफरेंस अमाउंट आएगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर बोल दिया है कि स्मॉल कार की फैसिलिटी मिली हुई है और उसका पूरा खर्चा वो खुद बेयर करता है, ठीक है ना। ही हैज बीन प्रोवाइडेड ए स्मॉल कार एंड ऑल एक्सपेंसेस फॉर पर्सनल पर्पस आर मेड बाय हिम। कंपनी की तरफ से स्मॉल कार मिला है और कार दोनों पर्पस में यूज होता है, ऑफिशियल भी और पर्सनल प्राइवेट भी, लेकिन उसमें से जो प्राइवेट खर्चे हैं उसको वो खुद बेयर कर रहे हैं, मतलब कंपनी सिर्फ ऑफिशियल एक्सपेंसेस बेयर कर रही है। तो उस कंडीशन में उसका जो है स्मॉल कार का जो कॉस्ट एक्सपेंसेस आएगा वो 600 रुपीज पर मंथ, तो 600 इंटू 12 7,200। फिर उसके बाद उसको कंसेशनल हाउस रेंट निकालना पड़ेगा, क्योंकि उस कंपनी जो है उस मकान का किराया कितना पे कर रही है, 6,000 रुपये पर मंथ, और उससे ले रही है मात्र 1,500 रुपये पर मंथ, है ना। इसका मतलब ये कौन सा मकान हो गया, कंसेशनल हाउस रेंट हो गया। तो कंसेशनल हाउस रेंट निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा अपने को, पहले तो सैलरी चाहिए। सैलरी में आपका 2,88,000 आपका बेसिक सैलरी हो जाएगा, डीए को लेना नहीं है और कोई अलाउंस है नहीं है ना। तो सीधा सीधा क्या करोगे आप, हाउस रेंट अलाउंस निकालने के लिए 15% ऑफ सैलरी ले लो, तो उसमें आपका आ जाएगा 2,88,000 का 15% कितना आएगा, 43,200। उसमें से माइनस रेंट पेड बाय एम्प्लॉय, रेंट पेड बाय एम्प्लॉय कितना पे करता है एम्प्लॉय, 1,500 इंटू 12 18,000 रुपये, तो कितना बचेगा, 25,200। तो ये 25,200 रुपये आपका कंसेशनल हाउस रेंट की वैल्यू हो जाएगी। फर्नीचर वगैरह तो नहीं है,
क्योंकि अनफर्निश्ड दिया हुआ है। उसके बाद कंपनी का जो बोल रहा है कि कंपनी उसको फ्री इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की फैसिलिटी देता है, वो भी 3600 रुपये। तो ये पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। फ्री इलेक्ट्रिसिटी कितना रुपए बोल रहा है? 3600, 3600 रुपये। टोटल कर लो इसका, तो ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। $4,76,000। ओके, माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर दो 50,000, 4,23,000। बहुत सही, बहुत सही। 4,23,760। बहुत खुश हुए हम तुम्हारे आंसर से। चलिए, इससे पता चल गया तुम्हारा कैलकुलेटर ठीक काम कर रहे हैं। तो बेसिक सैलरी लिखेंगे इसमें 20,000 इंटू 12, 2,40,000, 2,40,000। फिर उसके बाद आपका डीए बोलता है 50% ऑफ सैलरी। तो डीए जो है वो 2,40,000 का 50% ले लो, तो ये 1,20,000, 1,20,000 रुपये। फिर उसके बाद आपको मैरिज अलाउंस 600 पर मंथ, ये लो है, ये भी ठीक है। कितना बोल रहा है मैरिज अलाउंस? 600 पर मंथ, तो 7,200। उसके बाद आपको एजुकेशन अलाउंस, ये आपको बोलता है 270 रुपीज पर मंथ है ना, और इंटू 3, सॉरी 3 बच्चों का है 90 रुपए पर चाइल्ड के हिसाब से, 3 बच्चे का 270 रुपए, और इंटू 12 कर दो। एक बच्चे का 90 रुपए, 3 बच्चे का 270 रुपए पर मंथ, और इंटू 12 कितना आएगा? 3,240 रुपए। माइनस एग्जेम्प्ट करना है, कितना रुपए एग्जेम्प्ट होता है ये? 100 रुपए। लेकिन यहाँ तो मिला ही 90 रुपए है ना, तो आपको जो डिडक्शन मिलेगा वो 90 रुपए का ही मिलेगा, क्योंकि 100 रुपए ज्यादा होता तो 100 रुपए तक मिलता। लेकिन यहाँ पर आपको 90 रुपए पर स्टूडेंट, 2 बच्चे, और इंटू 12, क्योंकि 100 रुपए मैक्सिमम है, 100 रुपए तक। लेकिन यहाँ तो पर स्टूडेंट उसको कितना मिला है? 90 रुपए मिला है। तो 90 रुपए एक बच्चे का है, तो 2 बच्चे का 180, और 180 इंटू 12, 2,160 रुपए। तो बाकी जो बचेगा वो टैक्सेबल हो जाएगा 1,080, क्योंकि भाई उसको मिला 90 रुपए, तो 100 रुपए की डिडक्शन कैसे मिलेगा उसको, है ना? इसे 90 रुपए मिला है, तो वो 90 रुपए पूरा एग्जेम्प्ट होगा। फैसिलिटी के लिए कोई संख्या नहीं है, ये फैसिलिटी नहीं है। वहां पर 1,000 रुपए पर मंथ है, ये एजुकेशन अलाउंस अलग है। अलाउंस 100 रुपए वाला है, और वो 1,000 वाला है ना? हाँ। उसके बाद यहाँ पर आएगा आपका बोनस, 1 मंथ सैलरी के बराबर होगा। बोनस आएगा आपका 20,000 इंटू 1, तो ये 20,000, 1 महीने की सैलरी बराबर बोनस मिलेगा उसको। एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलेगा, एंटरटेनमेंट अलाउंस 1,200 पर मंथ, तो 1,200 इंटू 12, 14,400। फिर बोलता है ही एंड हिज एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट 16% ऑफ सैलरी टू आरपीएफ, है ना? अब 16% कंट्रीब्यूशन है बोल रहा है। और हमको अच्छा यहाँ नीचे बोलता है ड्यूरिंग द 1920 he has received 2 months basic salary as advance which have included in the income of the previous year। यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि उसको पिछले साल 2 महीने का सैलरी एडवांस मिल गया था।
पिछले साल उसको कितना सैलरी मिल गया था? 2 महीने का। 2 महीने का मतलब 2,40,000 में से 2 महीने का सैलरी उसको एडवांस मिल गया है। तो इसका मतलब इस साल उसको सिर्फ कितना सैलरी मिलेगा? 2 लाख रुपए, क्योंकि 2,40,000 टोटल होता है, उसमें 40,000 पिछले साल मिल चुका है। इसका मतलब यहाँ पर 2,40,000 में से आप 40,000 जो पिछले साल मिल गया उसको माइनस कर दीजिए, तो यहाँ टोटल में 2 लाख रुपए आएगा। हालांकि कैलकुलेट कहीं भी करेंगे तो 2,40,000 करेंगे, है ना, मकान या इसके बारे में जो भी। लेकिन यहाँ पर ये बोलना चाह रहा है कि इसका पर मंथ जो है वो 20,000 है और उसका एक साल का 2,40,000 रुपए होता है, लेकिन उसको पिछले साल 2 महीने का सैलरी एडवांस मिल चुका है इस साल का। तो इस साल सिर्फ उसको जो है 2 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी, है ना। ये एक नया पॉइंट इसमें आया। फिर उसके बाद उसका जो 16% कंट्रीब्यूशन है, तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी 2,40,000 रुपए लोगे। डीए अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट है क्या? है 50%, तो इसलिए 1,20,000 का 50% आएगा 60,000 रुपए, है ना। और डीए कितना हो जाएगा? सॉरी, डी इसमें डीए की बात तो और कुछ है नहीं, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 3 लाख रुपए। और 3 लाख का फिर 4%, 12% एग्जेम्प्ट है तो 4% टैक्सेबल होगा। कितना आएगा? 12,000। और उसको कुछ मिला है, फ्री हाउस मिला हुआ है, पॉपुलेशन है 11 लाख है। अच्छा, उसको मेडिकल अलाउंस भी मिला 300 पर मंथ, मेडिकल अलाउंस 300 इंटू 12, 3,600 रुपए। और उसके बाद उसको मिला है रेंट फ्री हाउस, तो रेंट फ्री हाउस निकालोगे तो उसके लिए बेसिक सैलरी आपका आ जाएगा 2,40,000 प्लस डीए, डीए आपका 60,000 50% वाला, और प्लस उसका आ जाएगा एजुकेशन अलाउंस, एजुकेशन अलाउंस आ जाएगा आपका 1,080 प्लस उसका बोनस 20,000, बोनस आ जाएगा 20,000। फिर उसके बाद इंटरटेनमेंट अलाउंस 14,400, और आरपीएफ नहीं आएगा। मेडिकल अलाउंस आएगा 3,600, मेडिकल अलाउंस आ जाएगा आपका 3,600, हो गया। और ये आपका है मैरिज अलाउंस 7,200, टोटल कर दो इसका 3,46,280, और इसका निकालेंगे 15%। अच्छा, पॉपुलेशन 11 लाख है ना, तो 11 लाख है 10%, तो 3,47,000, हाँ 3,46,280, इसका 10% आएगा 34,624। और फर्नीचर वगैरह तो नहीं है? उससे कोई मतलब नहीं है, 4,500 वगैरह हो गया। टोटल करिए इसको, कहाँ पर? ये 28 है, आओ माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन कर देंगे अपन लोग 50,000, तो 3,62,908 आपका टैक्सेबल सैलरी होगा, है ना। 3,62,809। बीस 21, तो अभी 1 जनवरी 2019 को 27,000 है ना। फिर उसके बाद 1 जनवरी 20 को 1,200 बढ़ेगा, मतलब 28,200 रुपये उसकी सैलरी हो जाएगी। और 1 जनवरी 21 को उसकी सैलरी बढ़ करके जो है वो आपका 29,400 हो जाएगा, हो गया ना।
तो हमको यहाँ तक बस जाना है जो हमारा प्रीवियस ईयर है। तो यहाँ पर आपको 2020 और 2021, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये तो एक साल होता है ना। अब बोलता है कि सैलरी जो है वो फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ, हर महीने की 1 तारीख को सैलरी मिलता है। इसका मतलब ये जो मार्च में काम किए होंगे पिछले साल, उसका सैलरी उसको अप्रैल में इस साल मिला होगा। फिर अप्रैल का सैलरी 1 मई को मिलेगा, मई का 1 जून को मिलेगा, जून का जुलाई, जुलाई का अगस्त, अगस्त का सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, और दिसंबर के बाद 1 दिसंबर का सैलरी कब मिलेगा? जनवरी। तो 2020 को जो सैलरी है 28,200 रुपए, वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 महीने तक मिलेगा और 10 महीने तक मिलेगा। 28,200 इंटू 10 महीना। उसके बाद जनवरी में उसका सैलरी बढ़ के 29,400 हो जाएगा ना भाई। 1 जनवरी को उसकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, तो 29,400 हो जाएगा। और जनवरी में इंक्रीमेंट होकर के वो सैलरी कब मिलेगी? फरवरी। और फरवरी का सैलरी कब मिलेगा? और ये मार्च का सैलरी अगले साल अप्रैल वाले सेशन में काउंट होगा। जैसे पिछले साल की मार्च की सैलरी को यहाँ ले रहे हैं, तो इस साल का जो मार्च का सैलरी है वो कब काउंट होगा? उसके अगले साल। इसका मतलब यहाँ पर आपका 29,400 इंटू 2, फरवरी और मार्च, तो इसका 2,82,000 हो जाएगा और इसका 58,800 हो जाएगा। 3,40,800 उसका बेसिक सैलरी निकलेगा 1 साल का। तो जब भी फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ बोलेगा तो उसकी सैलरी जो है अगले महीने से काउंट करनी है। तो 10 महीना और 9 महीना आपका जनवरी इंक्रीमेंट पे आता है। तो यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी 3,40,800 आपको निकलेगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आपको बता देता है कि इसका डीए उसका जो है वो 15,000 है पर एनम है ना, पर मंथ है, सॉरी। तो 15,000 इंटू 12, 1,80,000 उसका डीए हो गया। सीसीए 200 रुपये पर मंथ है तो सीसीए आ जाएगा। तो 200 इंटू 12 करोगे तो 2,400 रुपीज सीसीए। फिर उसके बाद आपको कंपनी की तरफ से अच्छा और कोई अलाउंस उसके पास नहीं है, है ना। तो सीधा सीसी आ जाए, सीसी के बाद आपका आ जाएगा रेंट फ्री हाउस। रेंट फ्री हाउस निकालोगे और इसका पॉपुलेशन क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो यहाँ पर बेसिक सैलरी और सीसीए दोनों को ऐड करोगे। हाँ ठीक है, लेकिन ऐसे नंबर तो नहीं है ना उसमें, तो 15% ही लेना है। तो यहाँ पर देखोगे आपका बेसिक सैलरी आएगा और सीसी आएगा, क्योंकि डीए अंडर टर्म्स एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। तो इसीलिए आपको और कहीं पर लिखा भी नहीं है कि उसके लिए कहीं यूज़ किया गया उसको करके, नहीं लिखा है। तो यहाँ पर आपको बेसिक सैलरी का 3,40,800 प्लस 2,400 दोनों को ऐड करके उसका 15% निकाल लो। 51,480 प्लस फर्नीचर 10% लोगे तो 24,000 का 10% 2,400। 880, तो 53,880 आपका जो है रेंट फ्री हाउस हो जाएगा। उसके बाद कार की फैसिलिटी मिली हुई है। कार बड़ा है कि छोटा है? स्मॉल कार है, और उसका सारा खर्चा जो है वो कंपनी बेयर करता है, ड्राइवर सहित। तो 1,800 रुपये प्लस 900 रुपये, है ना। हाँ, तो स्मॉल कार है और वो खुद बेयर करता है, मतलब कंपनी बेयर करता है, इसलिए 1,800 प्लस 900, 2,700 इंटू 12, 32,400 रुपये आ जाएगा। फिर उसको गार्डनर की फैसिलिटी मिली हुई है। गार्डनर का आ जाएगा 150 इंटू 12, 1,800। फिर उसके बाद वॉचमैन का दिया हुआ है 1,200 पर मंथ,
तो 1200 इंटू 12 14,400। फिर उसके बाद उसका सर्वेंट 800 रुपये पर मंथ, तो 800 इंटू 12 9600, 9600। उसके बाद उसका कंट्रीब्यूशन लिखा है कंपनी का 8%, तो कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, कंट्रीब्यूशन टू आरपीएफ, तो ये आपका 8% दिया है एग्जेम्प्ट, इंटरेस्ट तो है नहीं। टोटल कर दो, इसका ग्रॉस सैलरी आ जाएगा। ₹6,35,280, इसमें से माइनस स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 और माइनस एम्प्लॉयमेंट टैक्स आपका, या प्रोफेशनल टैक्स कितना दिया? प्रोफेशनल टैक्स 500, हाँ 500 माइनस कर दो। 5,84,000, हाँ 5,84,780, 5,84,780 आंसर आ जाएगा।